नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सफल स्टडी IQ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में, लेकिन इससे पहले हमने जो इतिहास में जो कुछ भी डिस्कशन किया है वो चीज़ पहले मैं आपको बता लेता हूं, ताकि जो है अभी जो है दक्षिण भारत के इतिहास से लेकर जो मैं उत्तर भारत का इतिहास जो बता चुका हूं उससे मैं रिलेट करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो एक दूसरे से रिलेटेड है दक्षिण भारत का इतिहास और उत्तर भारत का इतिहास। तो हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है, चलिए एक थोड़ा सा बता लेते हैं। हम शुरू किए थे हिस्ट्री वाला टॉपिक, यानी इतिहास। इतिहास को हम लोग पढ़ रहे थे 3 भागों में बांट के। इतिहास को कितने भागों में बांट के हमने पढ़ा था? अगर आपने हमारे पूरा वीडियो देखा होगा तो आप जो है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग जो इतिहास को जो है 3 भागों में बांटे थे। सबसे पहले जो था वो था प्राग ऐतिहासिक काल। क्या था? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कहा था। दूसरा नाम था वो आद्य ऐतिहासिक काल था। आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो कहा था उसने ये था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो 3 भाग में हमने जो बांटा था हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। इसमें से जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है और आद्यऐतिहासिक काल है वो ऐतिहासिक काल है, इन तीनों का डिफिनेशन हमने बता दिया था जब हमने शुरू किया था हिस्ट्री। अब जो प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा था? पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। और पाषाण काल को हमने जो है 3 भाग में बांटा था, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये जो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जीएस हिस्ट्री लेक्चर करके एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके चेक कीजिए और सारी डिटेल्स जो है ले लीजिए और जानकारी लीजिए। उसके बाद जो है आपको समझ में आएगी। आद्यऐतिहासिक काल। आद्यऐतिहासिक काल में जनरली हम लोग जो सभ्यताओं के बारे में पढ़ते हैं, जिनमें जो भारत की सिंधु सभ्यता हुई, भारत पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, और भी बहुत सारे सभ्यता हैं, रोम की सभ्यताएं हैं, और फिर जो है बहुत जो चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। हालांकि ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, ये टॉपिक हमने नहीं बताया था, आद्यऐतिहासिक काल वाला टॉपिक। फिर हमने जो है डायरेक्ट ऐतिहासिक काल बताना शुरू किया था। इस ऐतिहासिक कालखंड में हमने जो है शुरू किया था हर्यक वंश से। हमने शुरू किया था हर्यक वंश से। उसके बाद हमने बताया था शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद क्या बताया था? शिशुनाग वंश बताया था। उसके बाद हमने जो है नंद वंश आपको बताया था। नंद वंश के बाद जो हमने मौर्य वंश बताया था। मौर्य वंश के बाद जो है मौर्य वंश के बाद विदेशी आक्रमणकारी भी कुछ आते हैं, लेकिन उसके बाद हमने जो 3 ब्राह्मण राजवंश थे उसके बारे में बताया था, जिसमें था शुंग वंश, फिर जो है कण्व वंश और सातवाहन वंश। ये जो है 3 क्या थे? ये 3 जो थे ये ब्राह्मण राजवंश थे, इसके बारे में हमने बताया था। उसका बाद मौर्य काल के बाद इसी के पैरेलल जो है क्या जो विदेशी आक्रमणकारी आते हैं उसके बारे में हमने बताया था। सबसे पहला विदेशी आक्रमणकारी था हिंदुनानी, उसके बाद था शक, उसका बाद था पहलव, उसका बाद था कुषाण। तो इतना हमने बता दिया था। उसके बाद जो है कुषाण बताने के बाद हमने जो है गुप्त काल के बारे में बताया। गुप्त काल के बाद जो है जो भी विदेशी कुछ आक्रमणकारी होते थे, हुन लोग आते थे, या फिर जो वर्धन राजवंश थे, वर्धन वंश के बारे में हमने बता दिया था। और वर्धन वंश का अंत कब हुआ था? वर्धन वंश के आखिरी सदस्य जो हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई थी, कब? 647 ईस्वी में। इसके बाद हमने देखा था कि हर्षवर्धन के समय काल में जो उसके राजधानी थी कन्नौज पर आक्रमण के लिए जो 3 ओर से जो है अटैक होने लगता है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। इतना दूर तक हमने बता दिया था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो है राजपूत वाले, गुर्जर प्रतिहार वाले या फिर पाल शासक भाग लेते हैं। हालांकि उन सब के बारे में हमने नहीं बताया था। अब ये सब को अधूरा छोड़ के 647 ईस्वी यानी 7वीं शताब्दी को छोड़ के हम अब जब दक्षिण भारत का इतिहास हम बताएंगे, और दक्षिण भारत का इतिहास में ये जो हर्षवर्धन के साल पुलकेशन देती है और जो भी युद्ध होता है उनके बारे में बताएंगे, और दक्षिण भारत को जो है उत्तर भारत से रिलेट करेंगे, ताकि आपको पता चले कि आपको पढ़ना क्या है और क्या पढ़ रहे हैं। अगर इस सारी चीजों को आप कहानी की तरह अगर याद रखेंगे तो आपको जो है जानने में, याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें जो हम लोग शुरू करेंगे संगम काल से। तो हम लोग शुरू करते हैं दक्षिण भारत का इतिहास, और दक्षिण भारत का इतिहास में हम लोग संगम काल के बारे में बताते हैं। संगम काल की शुरुआत जो है पहली सदी यानी जो है 100 ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी तक का समयकाल रहता है ये संगम काल। संगम काल इसे क्यों कहा जाता है? इस दक्षिण भारत के इतिहास को संगम काल इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इस समय काल में जो है 3 संगम हुए थे। संगम मतलब होता है बैठक हुई थी, जिसमें जो है तमिल साहित्य का किस प्रकार से प्रसार किया जाए, तमिल साहित्य को और किस प्रकार से विकास किया जाए, इसके लेकर चर्चा हुई थी। 3 संगम हुए थे यानी 3 बैठकें हुई थी। तो उन बैठकों के बारे में तो हम लोग बाद में बात करेंगे कि कौन शासक ये जो है संगम काल का ये जो बैठक कौन कराए थे, ये बाद में हम बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात करते हैं 3 संगम काल। इस संगम काल में 3 जो वंश हुए, जो फेमस हुए, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। संगम काल में देखा जाए तो भारत का दक्षिण की ओर
तीन वंश का उदय होता है। पहली सदी के बाद का ये समय काल रहता है, जिसमें से संगम काल में सबसे ये जो भारत का मालाबार तट वाला इलाका है, यानी वर्तमान का केरल राज्य को लीजिए, केरल राज्य के आसपास का जो क्षेत्र था वो था चेर वाला। चेर, यहाँ पर चेर वंश हुआ करते थे पहली और दूसरी सदी के आसपास, समझ में। उसके बाद जो तमिलनाडु का दक्षिणी भाग को लीजिए, आप जो है इंडियन मैप को लीजिए, तमिलनाडु का दक्षिणी भाग को, वहाँ पर एक जो है वंश हुआ करती थी जिससे जो है पांड कहा जाता था। उसके बाद तमिलनाडु का थोड़ा सा उत्तरी भाग, यानी कह सकते हैं पूर्वी तमिलनाडु वाला क्षेत्र में एक जो है वंश हुआ करते थे जिसे जो है चोल कहा जाता था। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, हम लोग संगम काल के तीन जो वंश के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें चेर, पांड और चोल, इन तीनों राजवंश कहाँ पर शासन करते थे इनके बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा। अब चलिए डिटेल से आपको डिस्कशन करके बताते हैं इन तीनों राजवंशों के बारे में। तो आराम से देखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको जो है समझने में दिक्कत ना हो। कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह से समझाने का। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे इस चेर वंश के बारे में। चेर वंश हमने बताया पहले भी केरल के आसपास थी, यानी केरल का यानी मालाबार तट यानी केरल के राज्य के आसपास ये जो चेर राजवंश हुआ करते थे। चेर राजवंश कहा जाता है कि दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन राजवंश थी, वो थी चेर राजवंश, जिसका हमें जो है लिखित साक्ष्य मिलती है। इस कारण नहीं तो इन्हें ऐतिहासिक काल कहा जाता है, ठीक है। तो चेर राजवंश जो है सबसे प्राचीन है। और चेर का अर्थ क्या होता है? चेर का अर्थ होता है तमिल में अगर देखा जाए तो पर्वतीय देश, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, जिसके कारण हो सकता है कि ये जो चेर का मतलब होता है पर्वतीय देश। चेर का मतलब क्या होता है? पर्वतीय देश। सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है। चेर राजवंश जो थी, यहाँ पर चेर वंश की जो राजधानी थी वो थी वंजी या फिर करूर। करूर नाम आप एक बैंक के नाम पर सुने होंगे आप, करूर वैश्य बैंक। तो उसकी ये तो राजधानी थी, किसकी? जो करूर या फिर वंजी, ये किसकी राजधानी थी? तो चेर की राजधानी थी। फिर अगला जो है ये राजकीय चिन्ह क्या था? चेर लोगों का अपना कुछ राजकीय चिन्ह था, वो राजकीय चिन्ह था धनुष। धनुष याद कीजिएगा। देखिए समुद्र तट किनारे है, यहाँ पर पर्वतीय देश है, पर्वतीय देश कहा जाए, इसका अर्थ होता है कि चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश, पर्वतीय देश। और इनका जो राजकीय चिन्ह होता है, जो कि पर्वत है, पर्वत में धनुष से लोग हो सकता है शिकार उकार कर देते होंगे, इस कारण से हो सकता है कि राजकीय चिन्ह जो है धनुष था इन लोगों का। और जो इस चेर वंश के बारे में ऐत्रेय वर्मन में, ऐत्रेय ग्रंथ में हमें इसका जो नामकरण मिलता है वो मिलता है, इनका नाम था चेरापद। क्या नाम था ऐत्रेय वर्मन में? चेरापद के नाम से इनमें नामकरण मिलता है। वहीं पर जो अशोक के दूसरे शिलालेख में, अशोक का सभी शिलालेख अभिलेखों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कशन कर दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए। मौर्य काल में आप जो है उसके शिलालेख वाला भी वीडियो आपको मिल जाएगा, जीएस हिस्ट्री लेक्चर करके दिया हुआ है। उस शिलालेख में द्वितीय जो शिलालेख है उसमें जो है इस चेर राजवंश को जो है केरल पुत्र कहा गया है। केरल पुत्र अशोक के द्वितीय शिलालेख में इस चेर राजवंश को कहा गया है। समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं चेर राजवंश के कुछ शासकों के बारे में जो प्रमुख थे। सबसे पहला शासक था, उनका नाम था उदयन जरेल। चेर राजवंश का हमने बताया सबसे पहला शासक कौन हुआ? सबसे पहला शासक हुए उदयन जरेल। उदयन जरेल क्यों फेमस है? जो इतिहास में कहा जाता है कि उदयन जरेल ने जो है महाभारत के में जो भाग लिए सैनिक हैं, उन सैनिकों को जो है भोज खिलाए, एक पार्टी दिए थे। तो ऐसा नहीं कि इनके समय काल में महाभारत युद्ध हुआ था, इन्हें ऐसा पता चला था कि ये लोग जो है महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट लिए थे, भाग लिए थे, तो उन लोगों को जो है ये उदयन जरेल जो है एक पार्टी दिए थे। तो उदयन जरेल से इतने ये बात को आप नोट करके रख लीजिएगा। अगला जो शासक का नाम है वो है सेन गुटवन। किन वंश का हम लोग बात करें? हम बार बार बोले चेर वंश। चेर वंश कौन वाला? केरल वाले क्षेत्र के। तो ये जो अगला शासक हुए हुए सेन गुटवन, और सेन गुटवन को जो है लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है। किन्हें लाल चेर कहा जाता है बोलेगा तो सेर गुटवन को जो है लाल चेर कहा जाता है। क्या नाम था? सेन गुटवन, और उन्हें जो है लाल चेर कहा जाता है। और सेन गुटवन के बारे में एक चीज याद रखिएगा कि इन्होंने जो है कनगी पूजा शुरू किया था। कनगी क्या होता है? तो तमिल भाषा में कनगी का मतलब होता है पत्नी। तो पत्नी पूजा शुरू किसने किया था? तो ये सेन गुटवन ने किया था। और इस पत्नी पूजा यानी कनगी पूजा के अवसर पर इन्होंने जो है दूर दूर के जो राजा महाराजों को आमंत्रित किया था, जिसमें कहा जाता है कि श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन सभी के क्षेत्रों के भी राजा महाराजा यहाँ तक पहुंचे थे, इनके जो कनगी पूजा में पहुंचते थे। अगला जो शासक हुए वो था उदय आदिगमन। आदिगमन कहा जाता है कि आदिगमन जो एक चेर शासक थे, उन्होंने जो है गन्ने की खेती की शुरुआत इन्होंने ही की थी भारत में।
तो ये बात को भी नोट कर लीजिएगा। ये इसलिए कराया था दोस्तों क्योंकि ये जो राजवंश थे ये समुद्र तट के किनारे थे कहीं ना कहीं, और इन लोगों का विदेशी व्यापार भी हुआ करते थे, समझ में। और जो है ये जो चेर वंश का अंतिम शासक था, अंतिम शासक का नाम था कुडैकल। क्या नाम था अंतिम शासक का? क्या नाम था चेर वंश का? कुडैकल। और कहा जाता है कि ये जो चेर वंश का ये जो इनका जो समापन हुआ यानी अंत हुआ वो 190 ईस्वी के आसपास हुआ, यानी द्वितीय सदी के अंतिम के दशक के आसपास जो है ये चेर वंश का खत्म हो गया। सबसे हमने बताया था सबसे प्राचीन वंश भी यही चेर वंश ही था, और ये चेर का मतलब होता है पर्वतीय देश। तो इस चेर वंश के बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया, आप नोट कर लीजिएगा बाद में, पहले जो है ध्यान से देख लीजिए। अगला हम लोग बात करेंगे पांड्य वंश के बारे में। पांड्य वंश के बारे में हमने बताया ये कहां पर शासन करते थे, तो तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र यानी सबसे दक्षिणी क्षेत्र, और पांड्य वंश का शासन था। पांड्य का मतलब क्या होता है? तो पांड्य का मतलब होता है दोस्तों प्राचीन देश। देखिए यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होता है, नहीं होना है। पांड्य का मतलब होता है प्राचीन देश और चेर का मतलब होता है पर्वतीय देश, ठीक समझ में आए। और कहा जाता है कि ये जो पांड्य वंश थी ये एक मातृसत्तात्मक वंश थी। हमने इससे पहले भी इतिहास में कुछ वंशों के मातृसत्तात्मक होने का प्रूफ बताया था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा इससे पहले हमने किस वंश को मातृसत्तात्मक वंश के बारे में कहा था। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि दक्षिण भारत में मातृसत्तात्मक जो वंश थी वो तो कौन थी? पांड्य वंश। यहां पर देखिए 3 संगम काल का आयोजन किया गया था। किन लोगों के द्वारा? पांड्य राजाओं के द्वारा जो है 3 संगम का जो है आयोजन किया गया था। ये 3 संगम का हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल से, पहला संगम, द्वितीय संगम, तीसरा संगम, यानी बैठकें थी कि तमिल साहित्य का किस तरह से विकास किया जाए, इनको लेकर एक बैठक हुई थी। और इन बैठक को कौन प्रतिनिधित्व कर रहे थे, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो पांड्य राजा लोग कर रहे थे। और ये जो संगम हुई थी अलग अलग समय काल में हुई थी, तो इन सभी संगमों के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। तो इसका अगला हमारा वीडियो जो रहेगा वो इन्हीं संगम जो हुई थी उन्हीं के बारे में रहेगी, कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, कौन सा नेतृत्व किए थे, कौन जो है पुरोहित थे, या इन सभी का हम लोग बाद में बात करेंगे। तो किन्होंने किया था? पांड्य राजाओं ने जो है ये जो 3 संगम का आयोजन किया था, और कहीं ना कहीं इन्हीं के कारण जो है इन समयकाल को जो है संगम काल के बारे में के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये जो पांड्य वंश थे इनकी राजधानी क्या थी? तो पांड्य लोगों की राजधानी तो मदुरई थी, और मदुरई को जो त्योहारों का शहर कहा जाता है। मदुरई का क्या कहा जाता है? त्योहारों का शहर, जो है सिटी ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है मदुरई को। और जो है पांड्य की जो चिन्ह थी, राजकीय चिन्ह, वो थी मछली। पांड्य लोगों की राजकीय चिन्ह क्या थी? पांड्य लोगों का शासन तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र, इन लोगों का राजकीय चिन्ह था मछली। और अब पांड्य लोगों के शासक के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो पांड्य लोगों में सबसे पहला शासक हुए थे नोडियन। नोडियन के बारे में एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, नोडियन ने जो है समुद्री पूजा शुरू किए थे, समंदर की पूजा, ये जो है कौन शुरू किया था? तो नोडियन ने शुरू किए थे। और इस पूजा में भी ये जो है दूर दूर के शासकों को जो है एक आमंत्रित करते थे। अगला जो प्रतापी शासक हुए ये पांड्य वंश का वो थे नेडुजेलियन। नेडुजेलियन जो है सबसे प्रतापी शासक अगर पूछे पांड्य वंश का तो वो है नेडुजेलियन। और नेडुजेलियन को हम लोग सबसे प्रतापी जो है शासक, ये पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक नेडुजेलियन। हम इन्हें क्यों प्रतापी शासक बोल रहे हैं? तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों तलैया लंगनम। देखिए नाम थोड़ा कठिन है, लेकिन आपको जो है बार बार रिवीजन करके बार बार देखना है वीडियो, बार बार रिवीजन करते जाना है, नोट करते जाना है, ताकि आप जो है इस चीज को रिलेट करके जो याद रख सकते हैं। तो पांड्य वंश का सबसे प्रतापी शासक का नाम हम पढ़ रहे हैं कि नेडुजेलियन था। और इन्हें हम लोग जो है प्रतापी क्यों कह रहे हैं? तो इसका कारण है तलैया लंगनम युद्ध हुआ था, और ये 290 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में इन्होंने जो है पांड्य वंश का जो ये जो शासक था, जो दक्षिण तमिलनाडु का दक्षिण में शासन करता है, इन्होंने जो चेर और चोल शासक, इसके अलावा 5 अन्य राजाओं को भी पराजित किया था। तो ये था, इसी कारण हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पांड्य वंश का सबसे प्रतापी जो शासक था वो था कौन था? तो नेडुजेलियन था। अगला जो है इस राजवंश में हमने जो है इतना दक्षिण तमिलनाडु वाला क्षेत्र था, और जो राजधानी क्या थी, इन यही इंपॉर्टेंट है इस पांड्य राजवंश के बारे में। अगला हम लोग बात करते हैं चोल राजवंश के बारे में। चोल वंश के बारे में, चोल वंश थी ये तमिलनाडु का थोड़ा सा उत्तरी भाग या उत्तरी पूर्वी वाला भाग समझ लीजिए, यानी जो है इस तरह से अगर इंडिया का मैप है तो ये यहाँ पर तो हम लोग पढ़ लेंगे पांड्य वंश के बारे में, ठीक। यहाँ पर था कौन सा? चेर वंश के बारे में। तो इससे उत्तरी वाला क्षेत्र ये जो तो आपका होगा ये चोल वंश के बारे में। याद कीजिए, आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम लोग ये जो है पहली, दूसरी और तीसरी सदी की बात कर रहे हैं। चोल वंश, एक दूसरा चोल वंश 8वीं सदी में आएगा, वो अलग रहेगा, जिसका संस्थापक जो है विजयालय रहेंगे। तो ये चोल वंश नहीं है, ये जो पहली संगम काल का चोल वंश है। और ये क्षेत्र हमने बताया था पहले पूर्वी तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। चोल का अर्थ होता है नया देश। चोल का क्या अर्थ होता है? नया देश होता है चोल का मतलब। चोल लोगों की जो राजधानी थी वो थी उरईयूर। चोल लोगों की राजधानी थी, राजधानी का क्या नाम था?
उरई-उर। और जो उरई-उर था, उरई-उर सूती वस्त्र के लिए फेमस था और इतना प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के लिए कि ये जो उरई-उर का जो सूती वस्त्र था पूरे पूरे विश्व में जो फेमस था उस वक्त। तो और चोल लोगों की जो राजकीय चिन्ह थी वो थी वाघ। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी राजवंशों के अपना राजकीय चिन्ह है, अपना राजधानी है, तो इसे आप याद करते जाइएगा। और ये जो है तुम चूंकि जो है ये तमिलनाडु के पूर्वी वाला क्षेत्र है, तो ये जो है क्षेत्र है, ये जो चोल वंश का क्षेत्र है, ये तमिल जो है कावेरी नदी का एक उपजाऊ क्षेत्र में आती थी। इस कारण जो है यहाँ एक संपन्न कह सकते हैं ये वंश थी। और चोल वंश का सबसे पहला शासक है, उनका नाम है उरई पहरे। उरऊ पहरे जो है चोल वंश के सबसे पहले शासक हुए। अगला हम लोग बात करेंगे इस चोल वंश जो यहाँ पर तमिलनाडु के थोड़ा सा उत्तर की ओर यानी पूर्वी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो शासन करते थे, उस राजवंश का सबसे प्रतापी शासक का बात करें तो करिकल था। करिकल को हम लोग क्यों प्रतापी कह रहे हैं, इसका भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो इन्हें प्रतापी इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपने समय काल में जो है श्रीलंका को जीता था। तो देख रहे हैं ये जो चोल वंश के कौन शासक करिकल जो था, इन्होंने किनको जीता था, श्रीलंका को जीता था। और श्रीलंका को जीत के जो वहां से कम 12,000 सैनिकों को जो है बंधुआ मजदूर के तरह लाया था, कहाँ भारत में लाया था। और यहाँ क्या किया था, और यहाँ कावेरी नदी पर एक बांध बनाया गया था। कितना किलोमीटर, 160 किलोमीटर लंबा एक बांध बनाया गया था कावेरी नदी पर। और उसमें जो मजदूर थे वो मजदूर श्रीलंका से जो ये जबरदस्ती लाया था वो मजदूर थे इस बांध को बनाने में। और उस बांध का नाम था ग्रांड बांध। समझ में, कावेरी नदी पर बनाया गया था। किनके शासनकाल में, तो करिकाल के समय काल में। तो ये थी चोल वंश। चोल वंश का पहले शासक हुए उरऊ पहरे। अगला प्रतापी शासक हुआ करिकाल के बारे में। और ये जो चोल वंश का है, इस चोल वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ मिलती है, तो चोल वंश के बारे में हमें जानकारी जो है अष्टाध्यायी के जो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी, जो हमें कहा जाता है कि पहली व्याकरण थी, उस व्याकरण के से हमें जानकारी मिलती है इस चोल राजवंश के बारे में। तो हमने देखा ये संगम काल के तीनों जो राजवंश थे, चोर, पांड्य और चोल, इन तीनों के बारे में हमने देखा। अगर आप चाहते हैं कि इस तीनों चीज को आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लीजिए ताकि जो है आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये थी दोस्तों दक्षिण भारत का स्टार्टिंग पॉइंट। अब जो है आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।